नमस्कार, मैं साधना जायसवाल। आज हम बैक्टीरियल सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं या लिविंग जो सेल है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। बेसिकली इसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक में से आते हैं। पहला है आपका मेटाबॉलिज्म और दूसरा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, नरिशमेंट है या न्यूट्रिशन है, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। ग्रोथ हम किसको कहेंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज में अगर इंक्रीमेंट हो या ग्रो वृद्धि हो, इसी प्रकार से उसके वेट में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या होगा कि अपने ही जैसे दूसरे यंग वन को जो है जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। अब जब हायर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, जैसे कि प्लांट है या एनिमल है, तो ग्रोथ हम किसको कहते हैं? जैसे कि मैंने पहले अभी कहा कि जो उसके आकार में वृद्धि हो, मतलब साइज में वृद्धि हो, या फिर उसके वेट में वृद्धि होती है, हाइट में वृद्धि होती है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में हम देखते हैं तो ग्रोथ जो है नंबर ऑफ सेल्स में जो वृद्धि होती है या नंबर ऑफ सेल्स जो है उसमें इंक्रीमेंट जो होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स कब बढ़ते हैं? जबकि फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। बैक्टीरिया जो है फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं और एक जो सेल है उससे दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो ये कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगा, उस समय बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि बाइनरी मतलब टू, है ना, एक से दो में बदलना। अब आते हैं एक नया टर्म है आपका जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम किसको कहेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन। वह समय जब कोई पॉपुलेशन डबल हो जाए उसको अपन कहेंगे जनरेशन टाइम। मतलब जैसे कि एक जो मदर सेल है उससे डॉटर सेल बनने तक का जो समय है वो जनरेशन टाइम कहलाता है। जनरेशन टाइम जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकते हैं, या जो है डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लाइक जो ई कोलाई है उसका जनरेशन टाइम बहुत कम होता है, 20 मिनट्स लगभग जनरेशन टाइम है ई कोलाई का। जबकि कुछ ऐसे स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया हैं जिनका जनरेशन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, घंटों से लेके जो है वो पूरे और बहुत सारे उसमें घंटे भी लग सकते हैं, आवर्स भी लग सकते हैं जनरेशन टाइम में। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के बारे में हम पहले ही जान रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है बाई मतलब टू और फिशन मतलब टूटना। तो दो में टूटना, दैट इज द बाइनरी फिशन। मतलब एक जो सेल है जब वो दो सेल बनाता है उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिशन कहते हैं। एक बैक्टीरिया से दो डॉटर बैक्टीरिया बनते हैं, उनको अपन बाइनरी फिशन कहेंगे। पर ये प्रोसेस जितना देखने में सिंपल लगता है वह उतना सिंपल नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वह साइमल्टेनियसली चलती है। इसमें कुछ इसके स्टेजेस हैं। सेल इलांगेशन मतलब सेल की लंबाई में वृद्धि करना, सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, नए मटेरियल्स का सिंथेसिस होना, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है, जो जीनोम होता है, उसका कॉपी होना या रेप्लिकेशन करना, सेपरेशन ऑफ द न्यूली फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं बने हैं रेप्लिकेशन के द्वारा उन दोनों का सेपरेट होना या अलग होना। उसके बाद आता है आपका सेप्टम फॉर्मेशन या क्रॉसवॉल का फॉर्मेशन, और एक बार क्रॉसवॉल फॉर्मेशन होने के बाद डिटेचमेंट ऑफ द सेल्स, या जो सेल्स हैं उन दोनों का एक दूसरे से अलग होना। तो ये इतने सारे इसमें स्टेजेस आते हैं बाइनरी फिशन में। तो इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो है आपका सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। चूँकि जो मदर सेल में जितने कंटेंट होता है मैक्रोमॉलिक्यूल का, लाइक प्रोटीन है या जो डीएनए है या आरएनए है या कार्बोहाइड्रेट है, उतने ही अमाउंट में उनके डॉटर सेल्स में भी वह पहुंचता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल है वह डिवाइड तब तक नहीं होगा जब तक कि ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स उसके पास डबल अमाउंट में ना हो जाए, है ना। तो पहला जो फेज होता है उसमें क्या करता है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसका वह सिंथेसिस करता है, या जो प्रोटीन हो गया, आरएनए है, डीएनए है, उनका सिंथेसिस जो है वह सेल करता है। तो उसके साथ साथ में सेल में इलांगेशन या सेल की लंबाई में भी वृद्धि होते जाती है। अब आते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसके पास एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, और हर एक जो क्रोमोसोम है उसमें एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसको अपन कहते हैं ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा साइट जहाँ से रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और साइट होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर कि
जो रेप्लिकेशन है वह समाप्त होता है या ख़त्म होता है, तो उसको अपन कहते हैं टर्मिनस पॉइंट। ठीक है, अब इस बात को आप लोग जानते ही हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है। मतलब अगर डीएनए अपनी एक और कॉपी बनाता है, अपने जैसे एक और डीएनए बनाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि उसके 2 कॉपीज बनती है रेप्लिकेशन के अंत में। तो सेल साइकिल के शुरुआत में रेप्लिकेशन कैसे होगा, जैसे सेल साइकिल शुरू होता है तो जो ओरिजिन और टर्मिनस दोनों जो है मूव करके सेल के सेंटर में पहुंच जाते हैं। और एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटीन का ग्रुप होता है जिसको अपन कलेक्टिवली कहते हैं रेप्लिजोम। ये जो रेप्लिजोम है वह ओरिजिन में जाकर के असेंबल हो जाता है या उसमें साथ अटैच हो जाता है। अब बात आती है कि रेप्लिजोम क्या है। तो आप लोग पहले रेप्लिकेशन जो पढ़े हैं तो उसमें आप जान रहे हैं रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का जो अपने जैसे एक प्रतिकृति तैयार करना या अपने जैसे एक कॉपी तैयार करने के लिए जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है उन सब को मिलाकर हम रेप्लिजोम कहते हैं। जैसे उसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं, डीएनए गायरेज होता है, हेलिकेज होता है, प्राइमेज होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स हैं वो सब मिल करके रेप्लिजोम का निर्माण करते हैं। रेप्लिजोम का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है आप लोग को। रेप्लिजोम मतलब वो सारे प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होते हैं, उन सबको मिलाकर हम रेप्लिजोम कहते हैं। अब जब एक बार रेप्लिजोम जो है आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से या ओरिजिन पॉइंट से अटैच होने के बाद उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है। ये जो रेप्लिकेशन होता है वह बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों तरफ रेप्लिकेशन चलता है। ठीक है, ओरिजिन के दोनों ओर रेप्लिकेशन जो है वह चलता है। जैसे जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन आगे बढ़ते जाता है और जो न्यूली सिंथेसाइज जो क्रोमोसोम हैं वो क्या होते हैं, दोनों पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं या माइग्रेट करने लगते हैं। इसके साथ साथ में सेल की जो लेंथ है, जो बैक्टीरियल सेल की जो लंबाई है वह भी उसमें भी इंक्रीज या हमको वृद्धि दिखाई देती है। जब ये लंबाई में जो वृद्धि है एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच जाती है तो ये जो है सेप्टा फॉर्मेशन को ट्रिगर करती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिससे कि 2 डॉटर सेल्स का जन्म होता है, जिसमें कि हर एक जो डॉटर सेल है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वह पाया जाता है। इस फिगर से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, जो मैंने प्रोसेस बताया उसको इस फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से जो एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल का निर्माण हुआ। उसमें देखिए कि ऊपर वाला जो पॉइंट है वो है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और नीचे जो है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्मिनस। एक दूसरे के ठीक अपोजिट जो है वो लोकेटेड होते हैं। जब रेप्लिजोम जो है, जब जैसे शुरुआत होगी रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिजोम सबसे पहले कहाँ अटैच होगा, ओरिजिन पॉइंट में। ओरिजिन पॉइंट में रेप्लिजोम अटैच होने के बाद जो है रेप्लिकेशन शुरू होगा। और इस तरह से देखिए आगे जो है वो दोनों पोल्स की तरफ जो नए फॉर्म होते हैं डीएनए, वो दोनों पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब वो पूरी तरह से मूव कर लेते हैं तो फिर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है और 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जो कि आगे पुनः जो है साइकिल को प्रारंभ करते हैं और अगेन जो है वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं कि स्टेप्स ऑफ, एक बार हमने कहा कि किस तरह से रेप्लिकेशन होता है, ये हमने जान लिया कि डीएनए जो है कैसे रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपी कैसे बनाता है। अब आते हैं हम साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो रेप्लिकेशन के बाद जो क्या होगा कि जो सेप्टा वाल या क्रॉस वाल का जो फॉर्मेशन है उसको ही हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म के जो 2 भाग में बंटना, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है उसमें भी कई स्टेप्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर सेप्टम। सेप्टम कहाँ बनेगा उस साइट का सिलेक्शन करना कि किस स्थान पर सेप्टा का निर्माण होना है। फिर है असेंबली ऑफ जेड रिंग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिंग होता है जेड रिंग, उसका असेंबली किस तरह से होगा। असेंबली ऑफ द सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मशीनरी, जो सेल वॉल को सिंथेसाइज करने वाली जो मशीनरी है उसकी असेंबली कैसी होगी। और कंट्रिक्शन ऑफ द सेल एंड सेप्टम फॉर्मेशन, उसके बाद सेल का कंट्रिक्शन और सेप्टा का फॉर्मेशन। तो पहले हम जानते हैं कि जेड रिंग का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो जेड रिंग के फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स हैं वह रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको अपन कहते हैं एफटीएस प्रोटीन्स। एफटीएस का मतलब है यहाँ पे फिलामेंटस टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन्स, जिसमें कई प्रकार के जो एफटीएस प्रोटीन्स हैं वह पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एफटीएस प्रोटीन है वह है आपका एफटीएस जेड प्रोटीन।
जो कि जो यूकेरियोटिक सेल के ट्यूबुलिन प्रोटीन के होमोलोगस उसको कहा जाता है, वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में यह उपस्थित रहता है। तो एफटीएस प्रोटीन जो है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और सेल डिवीजन ऑपरेटस का निर्माण करता है, जिसको अपन कहते हैं हम डीबीसोम। The formation of the DB-some begins with the attachment of molecules of FTSZ in a ring precisely around the center of the cell and the ring attracts other DB-same proteins। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि FTSZ जो प्रोटीन है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होकर के एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सेल के ठीक सेंटर में होता है। और ये जो रिंग बनने के बाद जो है दूसरे जो और डीबीसोम प्रोटीन्स हैं उनको यह अट्रैक्ट करता है, जिसमें आपका है एफटीएस ए। एफटीएस ए क्या है? एक्टिन लाइक प्रोटीन है। जैसे कि जो यूकेरियोटिक सेल में एक्टिन प्रोटीन होता है उसके ही एक उसको होमोलोगस माना गया है। और ये जो है इट हेल्प्स टू कनेक्ट द एफटीएस जेड रिंग टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसी तरह से जिप ए ये भी क्या करता है? एफटीएस रिंग को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब ये दोनों एफटीएस ए और जिप ए दोनों क्या हैं? एंकर प्रोटीन्स हैं और यह जो है जो जेड रिंग है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। एफटीएस आई जो प्रोटीन है इट इज़ नीडेड फॉर द पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है बैक्टीरिया के सेल वॉल के, उसके सिंथेसिस के लिए एफटीएस आई प्रोटीन जो है वह हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं आपके एफटीएस के। एफटीएस के प्रोटीन जो है जो क्रोमोजोम जो न्यूली सिंथेसाइज क्रोमोजोम है हुए थे रेप्लिकेशन के दौरान, तो उनके सेग्रीगेशन में यह हेल्प करता है एफटीएस के प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए फिगर में आपको डीबीसोम की जो संरचना है उसको क्लियर दिखाया गया है कि किस प्रकार से डीबीसोम बनता है ना। इसमें देखिए एफटीएस जेड रिंग जो है येलो कलर से दिखाया गया है। इसी तरह से जिप ए और एफटीएस ए जो है, एफटीएस जेड येलो कलर का है, एफटीएस ए और जिप ए ये दोनों क्या कर रहे हैं? एंकर करते हैं या अटैच करते हैं जेड रिंग को किसके साथ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ। इसके साथ में आपका एफटीएस आई प्रोटीन है और एफटीएस के प्रोटीन है। इसके साथ में देखिए यहाँ पे जीटीपी और एटीपी भी दिख रहे हैं। तो इनके लिए जो मतलब डिवीजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या इस तरह से जो एफटीएस जेड रिंग जो बनता है उसके पॉलीमराइजेशन के लिए या डीपॉलीमराइजेशन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके लिए ये जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं जीटीपी और एटीपी यह एनर्जी रिलीज करती हैं और उनको एनर्जी प्रदान करती हैं। अब एफटीएस जेड रिंग का निर्माण हो गया, पर एफटीएस जेड रिंग जहाँ पे बनेगा वहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, पर एफटीएस जेड रिंग बनेगा कहाँ? इसके लिए भी जो डिसीजन लेने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो यह डिसाइड करती हैं कि एफटीएस जेड रिंग जो है वह कौन से स्थान पर फॉर्म होगा, जिनको अपन कहते हैं मिन प्रोटीन्स। ये 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, मिन सी, मिन डी एंड मिन ई। तो यहाँ पे जो मिन सी, मिन डी और मिन ई प्रोटीन्स हैं जो है ये जो है सेल के अलांग जो हैं ऑसिलेट करते रहते हैं और इसके कारण जो पोल्स हैं वहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। तो जहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ये जो है क्या करते हैं? जेड रिंग के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो जहाँ पे अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ जेड रिंग नहीं बनेगा, जहाँ इन प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहाँ पे जेड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो चूंकि ये ऑसिलेशन करते रहते हैं और जो खास करके जो मिन ई जो प्रोटीन है वो मिन सी और मिन डी जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको वह मिडिल में आने नहीं देता है। तो इस प्रकार से मिडिल में या मतलब सेल के जो सेंटर है वहाँ पे इन प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जबकि पोल्स में इन प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन अधिक होता है। यही कारण है कि पोल्स में कभी सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेप्टा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ द सेल, सेल के ठीक सेंटर में सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार जो है जेड रिंग का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद जो है सेप्टा का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। तो फाइनली कंट्रिक्शन शुरू हो जाता है सेल में और जो एफटीएस जेड रिंग जो बनता है वह अब डीपॉलीमराइज होने लगता है और उसके साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की ओर इन्विजिनेट होने लगती है और सेप्टा वॉल का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। इसके बाद जो कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ of the FTSZ also hydrolyzes GTP to yield the energy necessary to fuel the polymerization and depolymerization of the FTSZ रिंग। इसको मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि GTP और ATP यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं।
ये जो फिगर दिख रहा है उसमें जो है मीन सी, मीन डी और मीन ई प्रोटीन्स को दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये जो है पोल्स में इनका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है, जबकि सेंटर में सेल के कॉन्सेंट्रेशन अधिक इसका नहीं होता है या कम होता है, जिसके कारण जो FTZ रिंग है वह सेंटर में फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से जो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिसमें कि बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वह साथ साथ चलते हैं, और इस प्रकार से जो है 2 नए डॉटर सेल्स का जन्म होता है, जिसमें कि जीनोम की मात्रा उतनी ही होती है जितनी कि मदर सेल में है। इसके अलावा सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वह भी डॉटर सेल में पहुंचते हैं, और जो डॉटर सेल है और फिर से पुनः जो है मदर सेल का काम करते हुए आगे डिवीजन कर सकता है। ठीक, धन्यवाद।